नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोहन ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण माइक वगैरह में कुछ हमारा जो वीडियो है वो सही तरीके से बन नहीं पा रहे थे। और लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ अभी सही करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए हमने एक अलग तरीके से कुछ अरेंजमेंट किया है ताकि आपकी पढ़ाई का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो सके। उसके लिए हम एक थोड़ा अलग पैटर्न से आज क्लासेस शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि को ये चीज़ समझ में आएगी और आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी रुकावट नहीं होगी। और जैसे ही सामाजिक हालात सही होते हैं तो हम फिर से अपनी क्लासेस को दोबारा से बोर्ड वगैरह में लाने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से भी क्लासेस चलाएंगे। तो आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासेस पसंद आएंगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो देखिए, हम उत्तराखंड की सीरीज चला रहे थे। उत्तराखंड में हम पढ़ चुके थे कि चंद वंश कैसे स्थापित हुआ, उसके साथ साथ सोमचंद्र के विषय में बहुत सारे डाउट जो बच्चों के मन में होते हैं कि संस्थापक कौन था, कहाँ से सोमचंद्र आया था, क्या वास्तव में सोमचंद्र ने इसकी स्थापना की थी। तो पिछली क्लास में मैंने वो सारे डाउट क्लियर करते हुए आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ चंद वंश के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज हम चंद्रवंश से सोमचंद्र से आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं सोमचंद्र के, आगे चलते हैं। देखिए, और पहले बात करते हैं कि सोमचंद्र के बाद कौन क्या बना, राजा बना। तो देखिए, सोमचंद्र के बाद जो राजा बना था उसका नाम था आत्मचंद। ठीक है, क्या नाम था? आत्मचंद। और टाइम पीरियड था इसका 721 से 740 तक। मैं आपको बता चुका था 721 तक आपका सोमचंद्र था। तो 721 से 740 तक का टाइम पीरियड देखने को मिलता है आत्मचंद्र का। देखिए, आत्मचंद्र के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी तो है नहीं और एग्जाम की दृष्टि से भी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता नहीं है। तो बस इसके बारे में एक चीज जानने योग्य है कि ये कत्यूरी रानी चंपा देवी का पुत्र था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सोमचंद्र की राजधानी हुई थी, की साध का विवाह हुआ था एक कत्यूरी राजकुमारी के साथ। तो उसी कत्यूरी राजकुमारी चंपा देवी से किसकी प्राप्ति हुई थी? एक पुत्र हुआ था जिसको हमने क्या कहा? आत्मचंद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आत्मचंद के बाद जो राजा बनता है वो राजा बनता है पूर्णचंद्र। और 740 से 758 तक ये राजा रहता है। पूर्णचंद्र के विषय में भी कुछ खास जानकारी है नहीं, बस एक पॉइंट देखने को मिलता है कि शिकार का शौकीन था। ठीक है, और देखिए कुछ ज़्यादा खास पॉइंट ये बनता नहीं क्योंकि मोस्टली राजा शिकार के शौकीन होते ही हैं और उस जमाने में तो खास तौर पे। नेक्स्ट राजा जो आता है आपका पूर्णचंद्र के बाद, पूर्णचंद्र के बाद जो राजा बनता है इसका पुत्र, किसका? पूर्णचंद्र का। देखिए, आत्मचंद्र, आत्मचंद्र का पुत्र पूर्णचंद्र और पूर्णचंद्र का पुत्र हुआ आपका इंद्रचंद। यहां से क्वेश्चन कुछ बन निकल कर आते हैं। पहला इसके विषय में क्वेश्चन आता है, इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 758 से 788 तक हमें देखने को मिलता है इसका टाइम पीरियड। और जो इसके विषय में कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है कि भैया उत्तराखंड में सबसे पहली बार जो रेशम के कारखाने लगवाए, रेशम का जो उत्पादन करवाया वो किसने करवाया? राजा इंद्रचंद्र ने। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा क्योंकि रेशम के कारखाने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चंद राजा इंद्रचंद्र ने उत्तराखंड में पहली बार रेशम के कारखाने लगवाए। दूसरी बात कि भैया रेशम लेके कहां से आया? देखिए, आप सबको पता है कि रेशम जो जन्म हुआ था, जहां से रेशम पैदा हुआ था, वो माना जाता है तिब्बत को, ठीक है, चीन को। लेकिन यहां पर जो था आपका, ये राजा चीन से ना लाकर, तिब्बत से ना लाकर कहां से लेकर आया था? नेपाल से लेकर आया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंद्रचंद्र रेशम के कीड़े या रेशम कहां से लेकर आया, आप आंसर देंगे नेपाल से। उस समय पे नेपाल का एक राजा हुआ करता था सोंगजोंग। क्या नाम था उसका? सोंगजोंग। तो उस राजा के पास से ही क्या लेकर आया था? रेशम के कीड़े, और इसने उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन शुरू किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर देखने को मिलता है कि भैया इसके समय पर एक प्रथा चली थी, पटरंग वाली प्रथा। कौन सी प्रथा? पटरंग वाली प्रथा। अभी पटरंग वाली प्रथा थी क्या? देखिए, पटरंग वाली प्रथा के विषय में अटपटा सा एक फैक्ट देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये पटरंग वाली प्रथा एक झूठ बोलने की प्रथा थी। ठीक है, कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। इंद्रचंद ने चंपावत के क्षेत्र में रेशम का उत्पादन किया, रेशम के कारखाने लगाए, नेपाल से रेशम लेके आया। जब ये उत्तराखंड में रेशम लेके आया तो यहाँ उत्तराखंड में इसकी पैदावार अच्छी नहीं हुई। तो इसको कहीं से एक सूचना मिली, किसी ने इसको एक जानकारी दी कि एक सुझाव दिया कि आप झूठ बोलिए, जितना राज्य में झूठ बोलेंगे उतना रेशम का उत्पादन अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही जो झूठ बोलने की प्रथा चली उसी को क्या कहा गया? पटरंग वाली प्रथा कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा पटरंग वाली प्रथा किसके टाइम पे, तो आप आंसर देंगे इंद्रचंद्र के समय पे।
और किससे संबंधित था? झूठ बोलने से। तो नेपाल और चाइना के साथ भी इसने क्या करे? संपर्क स्थापित किया, और रीजन क्या था? रेशम के उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलकर संसार चंद्र, सुधा चंद्र, हरिचंद्र, इस प्रकार के कुछ राजा है। संसार चंद्र, सुधा चंद्र और हरिचंद्र, इनके विषय में कुछ जानकारी ज्यादा खास है नहीं, और ज्यादा इनके विषय में कुछ उतने अच्छे राजा ये रहे नहीं कि कुछ इनके विषय में पॉइंट बने। नेक्स्ट जो राजा आया आपका वीणा चंद्र, इसके विषय में कुछ पॉइंट यहां से निकल कर आते हैं। इस वीणा चंद्र का जो टाइम पीरियड था वो माना जाता है 856 से 869 तक, 856 से 869 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है वीणा चंद्र का। इसके विषय में देखते हैं। देखिए, वीणा चंद्र के विषय में कहा गया है कि ये एक बहुत ज्यादा भोग विलासी राजा था। अत्यंत मतलब नाच गाना देखना, ठीक है, मदिरा सेवन करना, ऐसी चीजों का, नशीली चीजों का सेवन करना, तो काफी ज्यादा भोग विलास में डूबा रहता था। तो इसीलिए वीणा चंद्र को क्या कहा गया है? वीणा चंद्र को कहा गया है विलासी राजा। क्वेश्चन पूछेगा किस चंद्र शासक को विलासी राजा कहा गया है, तो आप आंसर देंगे वीणा चंद्र को। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट इसके विषय में यह निकल कर आता है कि इसी वीणा चंद्र के समय पर खस राजाओं ने चंदों पर आक्रमण किया था। किसने? खस राजाओं ने चंदों पर आक्रमण किया था। और खस राजाओं के साथ दो राजा और थे, एक का नाम था वीजड़ और दूसरे का नाम था जीजड़। ठीक है, तो खस राजा, वीजड़ तथा जीजड़, इन्होंने मिलकर क्या करा? कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया और चंदों की सत्ता समाप्त कर दी, चंदों का राज्य समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर के यहां से अब आपको थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर अब क्या होगा? लगभग 200 सालों के लिए यहां पर कौन राज करेगा? खस राज करेंगे। ठीक है, खस साम्राज्य यहां पर राज करेगा। अब कहानी देखिए, तो यहां पर थोड़ा सा हमें ब्रेक देखने को मिला। ठीक है, जैसे आपने इंडियन हिस्ट्री में देखा होगा, शेरशाह सूरी जब आता है बीच में, तो मुगल वंश हुमायूं को भारत से आउट कर देता है और मुगल वंश के ऊपर सत्ता कायम करता है, तो बीच में सूरवंश निकल कर आता है। तो यहीं पर ही वीणा चंद्र के बाद क्या हुआ? कहीं कुछ टाइम का लगभग 200 साल तक खस साम्राज्य ने यहां पर चला, खस राजाओं ने यहां पर राज किया। अब आगे कहानी कैसे घूमी देखिए। अब जो नेक्स्ट यहां पर क्या हुआ? खस राजाओं ने यहां की जनता के ऊपर काफी अत्याचार किए। इस अत्याचार से परेशान होकर अब जनता को कुछ सुझाव देखने को मिला, जनता को रास्ता देखने लगी कि कैसे हम इस अत्याचार से मुक्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है देखिए, जितने भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेहरा, फर्तियाल, देव, डेक, करायत, मैंने बताया था ये लोग सब प्रधान बने थे। इनका बहुत बड़ा रोल रहा था चंद्रवंश की सत्ता को स्थापित करने में। तो जितने भी प्रधानमंत्री थे, जितने भी मंत्री थे, सब क्या हो गए? तितर बितर हो चुके थे। खस, क्योंकि खस उनका हत्या करवा दे रहे थे, तो खसों से अपनी हत्या, अपनी प्राणों की रक्षा के लिए जितने भी चंद साम्राज्य के मंत्री वगैरह थे, ये क्या हो गए? तितर बितर हो गए। कोई कहीं चले गया, कोई कहीं चले गया। तो इसी बीच क्या होता है, जो हमने ऊपर एक राजा का नाम देखा, संसार चंद्र। ठीक है, तो इसी संसार चंद्र का एक रिश्तेदार, एक रिलेटिव होता है, कौन? वीरचंद्र। कौन? वीरचंद्र। ये भी कहां चले गया था? नेपाल। तो यहां पर लोगों को पता चलता है वीरचंद्र के विषय में, और क्या करा जाता है, फिर लोग वीरचंद्र को नेपाल से वापस बुलाते हैं, नेपाल से इसको लेकर आते हैं। अब ये वीरचंद्र था कौन? ये वीरचंद्र इस संसार चंद्र का रिश्तेदार था, एक रिलेटिव था। जब वीरचंद्र को नेपाल से वापस लाया जाता है, और वीरचंद्र का टाइम पीरियड माना जाता है 1065 से, वीरचंद्र का टाइम पीरियड माना जाता है 1065 से 1080 तक। अब देखिए क्या होता है, वीरचंद्र को बुलाया जाता है नेपाल से, वीरचंद्र नेपाल से आता है। अब वीरचंद्र जब नेपाल से आता है, तो इसके पास जो होता है, ना कोई मंत्री होते हैं, ना कोई बड़ी सेना होती है कुछ। अब तो खसों से मुकाबला करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी, कुछ सेनापति खड़े करने पड़ेंगे। तो ये क्या करता है? सबसे पहले ये पुनः चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है। चौथानी ब्राह्मण क्या थे, इसके विषय में मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो पुनः ये चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है, और इसी के साथ साथ ये एक व्यक्ति सोन खड़ायत, एक व्यक्ति था, उसका नाम था सोन खड़ायत। तो इस सोन खड़ायत को क्या करता है? अपना ये सेनापति नियुक्त करता है, और इस सोन खड़ायत को हुक्म देता है, आदेश देता है कि तुम जाओ और मेरे लिए क्या करो? एक सेना इकट्ठी करो, फिर से सेना का पुनर्गठन करो। तो इस सोन खड़ायत की और चौथानी ब्राह्मणों की सहायता से नेपाल से आया वीरचंद्र खस राजा। उस समय खस राजा जो था उसका नाम था सोपान। खस राजा सोपान को पराजित कर देता है, और उत्तराखंड में फिर से क्या स्थापित करता है? चंद्रवंश की पुनर्स्थापना करता है। तो ये कहानी किसकी थी?
वीरचंद्र की। क्वेश्चन पूछेगा सोनखड़ायत किसका सेनापति, आप आंसर देंगे वीरचंद्र का। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलकर क्या होता है, इसके बाद एक राजा निकल कर आता है नानकी चंद। उसका नाम क्या था, नानकी चंद। कुछ ज्यादा लंबा इसके बारे विषय में है नहीं। इसके विषय में एक पॉइंट ये बनता है कि इसके समय पर अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था कहां, कुमाऊं पर, उत्तराखंड में। नेपाल का जो डूटी राज्य हुआ करता था, मैंने आपको डूटी राज्य के विषय में बताया था, तो डूटी राज्य का एक राजा हुआ करता था अशोक चल्ल, एक मल्ल शासक था अशोक चल्ल। इसने कहां अटैक किया, कुमाऊं पर अटैक किया। अब बात ये निकल कर आती है कि अशोक चल्ल के कुमाऊं आक्रमण के विषय में पता कहां से चलता है, तो गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख है, गोपेश्वर बाड़ा और बाड़ा हाथ में जो त्रिशूल अभिलेख है, इसी के साथ बौद्ध गया में 3 शिलालेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बौद्ध गया और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख, यहां लेखों से हमें किसके विषय में जानकारी मिलती है, अशोक चल्ल के कुमाऊं आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है, जो उसने 1191 के समय किया। आगे चलते हैं। यह अशोक चल्ल का जो कुल था, ये किस कुल का था, ये था आपका वैरात कुल का। कौन से कुल का, वैरात कुल का था, और निवासी कहां का था, दुलू का। एक नेपाल में जगह पड़ती है दुलू, वहां का ही निवासी था। दूसरा पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, बौद्ध गया शिलालेख में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो उत्तराखंड को खस देश तथा सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य और खस देश कहा गया है। किसमें, आपका बौद्ध गया शिलालेख में बोला गया है कि खस देश का राजा है अशोक चल्ल, और यह भी कहा गया है कि सपाद लक्ष्य राज्य का राजा कौन है, अशोक चल्ल है। तो ये किसमें बौद्ध गया में बताया गया है। बाकी इसके विषय में अशोक चल्ल के आक्रमण वगैरह के विषय में हम कहां देखेंगे, जब हम गोरखा साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां इसके विषय में ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए, नानकी चंद्र के बाद जो आपका राजा बना, वो आपका राजा बना त्रिलोक चंद। ठीक है, त्रिलोक चंद जब राजा बनता है तो इसके विषय में देखिए कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट, इसका सन क्या था, तो हम बता देते हैं कि 1296 से 1303 तक इसका समय काल माना जाता है। देखिए, सबसे बढ़िया आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंद राजा जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में ये भी देखते हुए चलिए कि दिल्ली में जो मेन भारत की राजधानी हुआ करती थी, जहां मेन सुल्तान रहा करता था, वहां पर किसका शासन था। तो अगर अनुमान लगाए तो देखिए, खिलजी वंश यहां पर कहा जाता है कि ये किसके समकालीन था, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। किसका, खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके विषय में, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये पहला चंद शासक था, पहला चंद शासक था जिसने साम्राज्य का क्या किया, अपना विस्तार करने का काम किया। पहला चंद शासक जिसने साम्राज्य विस्तार का कार्य किया, तो आप आंसर देंगे त्रिलोक चंद्र। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो चंद शासक थे वो नैनीताल के आसपास बसे, सॉरी चंपावत के आसपास बसे थे, चंपावत में थे। इसने क्या करा, चंदों को नैनीताल और यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर के आसपास भी बसाना शुरू करा। ठीक है, चंपावत से आगे बढ़कर नैनीताल के कुछ क्षेत्रों और उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में इसने क्या करा, राज किया। तो आंसर निकल कर आएगा साम्राज्य विस्तार करने वाला पहला चंद शासक, आप आंसर देंगे त्रिलोक चंद। ठीक है, अभी भी देखिए, मैं पिछले वीडियो बताया था, अभी भी क्या है ये लोग, मांडलिक राजा हैं। बताया था मैंने, डूटी राजा को कर दिया करते थे, तो अभी भी क्या है ये लोग, मांडलिक राजा हैं, पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुए हैं। मांडलिक राजा क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। आगे चलिए, त्रिलोक चंद्र के बाद जो राजा बना, उस राजा का नाम था अभय चंद, और ये ही वो राजा है जिसका टाइम पीरियड है आपका 1344, 1344 से 1374 तक इसका टाइम पीरियड माना गया है, 1344 से 1374 तक। यही वो पहला राजा है, पहला शासक है चंद वंश का, जिसने अपने क्या उत्कीर्ण कराए, अभिलेख उत्कीर्ण कराए, अपने अभिलेख बनवाए। पहला क्वेश्चन निकल कर आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा ऐसा पहला शासक या चंद वंश का पहला शासक कौन था जिसके विषय में ऐतिहासिक प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो अब आंसर देंगे अभय चंद। अभय चंद पहला शासक है जिसके विषय में क्या देखने को मिल रहे हैं आपको, ऐतिहासिक प्रमाण। ऐतिहासिक प्रमाण मतलब कि अभिलेख, इसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, अपना अभिलेख बनवाया, तो ये इसका क्या है, कि आपका ऐतिहासिक प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, आगे एक विषय में इसके बारे में पॉइंट और है। इसके समय में ही मोहम्मद बिन तुगलक वंश का राजा था, गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद राजा बनता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिसको पागल बादशाह और धनवानों का राजकुमार भी कहा गया है। तो इसी मोहम्मद बिन तुगलक का एक कराचिल आक्रमण हुआ था, इसने कराचिल अभियान किया था, और वो कराचिल अभियान कहां हुआ था,
उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र में, खास तौर पे कुमाऊं के क्षेत्र में, तो उत्तराखंड में जो मोहम्मद बिन तुगलक का कराचिल आक्रमण या कराचिल अभियान हुआ, वो किसके समय पर हुआ? वो हुआ आपका अभय चंद्र के समय पर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। अगर आप आजकल एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो काफी क्वेश्चन यहां से बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका राजा निकल कर आएगा जिसका नाम है ज्ञानचंद। इसको 29वां राजा माना गया है। ठीक है, चंद वंश का 29वां राजा माना गया है। दूसरी बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, तो देखिए यहां पर कुछ जगह इसका टाइम पीरियड 1374 से 1319 या 1320 बताया गया है। 1374 से 1419 से 1420 समथिंग बताया गया है। लेकिन बद्रीदत्त पांडे बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड है आपका 1374 से 1416 तक। ये कौन बोलते हैं? बद्रीदत्त पांडे। बाकी कुछ अजय रावत जो बाकी हैं वो बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना है 14, जैसे अजय रावत जी बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड 1420 है, तो कहीं कहीं पर 1419। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके विषय में। देखिए पहली बात इसके विषय में मैंने आप बता चुका हूं कि ये 29वें नंबर का राजा था। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए पहला ऐसा शासक है जिसका नाम क्या है? ज्ञानचंद है। आगे चलकर ज्ञानचंद नाम के अन्य राजा भी आएंगे, तो हम इसको क्या ज्ञानचंद प्रथम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। पहला राजा देखने को मिल रहा है तो ज्ञानचंद प्रथम भी कहा जा सकता है इसको। आगे चलते हैं। यही वो राजा है जिसको आप क्या कहते हैं? गरुण ज्ञानचंद। तो गरुण ज्ञानचंद्र भी इसे ही कहा जाता है। गरुण की इसकी उपाधि थी, कैसे मिली, क्यों मिली, अभी देखते हैं उसके विषय में भी। अब आगे देखिए इसका जो सेनापति था, इसके सेनापति का नाम है नीलू कठायत। बहुत फेमस हस्ती है नीलू कठायत। इसके जो पवाड़े हैं बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे माधो सिंह भंडारी, नीलू कठायत, ये बहुत प्रसिद्ध वीर पुरुष माने गए हैं उत्तराखंड के। तो नीलू कठायत कौन था? इसका ही एक सेनापति था। देखेंगे नीलू कठायत के विषय में। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछता है कि पहला शासक कौन था चंद वंश का जिसने दिल्ली के सुल्तान से भेंट की, दिल्ली के बादशाह से मुलाकात की? तो यही ज्ञानचंद्र पहला शासक था जिसने दिल्ली के बादशाह से क्या की? भेंट की। ठीक है दोस्तों, और उसमें बादशाह कौन था आपका? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के राजा थे, एक तुगलक वंश का राजा था, तो उससे इसने भेंट की थी। और यही जो आपका तुगलक वंश का जो ये फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भैया था। हमने पढ़ा था ना मोहम्मद बिन तुगलक, इसका ही चचेरा भाई था जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद क्या बना? राजा बना। अब आगे चलिए देखिए इस समय हुआ क्या। ज्ञानचंद्र जब राजा बना तो इस समय पे क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था पीछे कि भैया त्रिलोक चंद्र ने कुछ क्षेत्र लिया था, तराई भाबर, उधम सिंह नगर और नैनीताल का। तो यहां पर क्या हुआ? रोहिल्लों ने क्या करना? आक्रमण करना शुरू कर दिया और रोहिल्ले लोग बस गए तराई भाबर के क्षेत्र में। अब यहां पर क्या हुआ कि चंद्रवंश के जो राजा थे, चंद्रवंश की सेना इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उनको भगा सके। लेकिन फिर भी नीलू कठायत ने काफी अच्छा काम किया और काफी हद तक ये नीलू कठायत जो सेनापति था इसने रोहिल्लाओं को भगाया। अब ये क्या करता है ज्ञानचंद? इन रोहिल्लाओं के खिलाफ मदद मांगने के लिए कहां जाता है? दिल्ली के सुल्तान के पास जाता है। तो दिल्ली का सुल्तान के पास जब ये जाता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली का सुल्तान भी इन रोहिल्लाओं के अटैक से कहीं ना कहीं परेशान था। तो वो चाहता था कि कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति आए जो रोहिल्लाओं के खिलाफ लड़े। तो जब ज्ञानचंद्र जाता है दिल्ली के सुल्तान के पास और उससे मदद मांगता है, कहता है कि भैया हमारे तराई भवर क्षेत्र में रोहिल्लाओं को आक्रमण हो रहा है, मुझे क्या कर दीजिए, आप वहां थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो होता क्या है, जब ये जाता है तो यहां पर दो कहानियां निकल कर आती हैं। पहली बात तो यह है कि फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का राजा था वो क्या करता है, वो ये ज्ञानचंद्र को पहली बात गरुण की उपाधि देता है। ठीक है, तभी इसका नाम क्या पड़ गया? गरुण ज्ञानचंद्र। दूसरा पॉइंट यह है कि तराई भाबर क्षेत्र के क्या दे देता है इसको? जागीर भी दे देता है, जिस काम के लिए ये उसके पास गया था। अब इसको गरुण की उपाधि मिली क्यों? दो यहां पर कहानियां देखने को मिलती है। पहली कहानी कहती है कि जो ज्ञानचंद्र था ये विष्णु का बहुत बड़ा क्या था? उपासक था, बहुत बड़ा उपासक था विष्णु का, बहुत बड़ा भक्त था विष्णु का। और इसका जो राज्य चिन्ह था इसी वजह से गरुण था। तो जब ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया, फिरोज शाह तुगलक इससे मिला, तुगलक राजा, और बड़ा प्रसन्न हुआ। और इसके जब इसने झंडे वगैरह में गरुण के चिन्ह देखे तो इसने इसको क्या किसकी उपाधि दे दी? गरुण की उपाधि दे दी। दूसरी बात ये कहीं कहा जाती है कि जब ये इससे मिलने गया ज्ञानचंद्र तो फिरोज शाह तुगलक शिकार खेल रहा था। क्या खेल रहा था? आखेट में गया था। तो एक गरुण था जिसके शिकार के लिए उसकी पूरी सेना लगी थी, फिरोज शाह तुगलक भी लगा था। जब एक ज्ञानचंद्र वहां पहुंचता है तो ज्ञानचंद्र अपने एक ही बाण से उस गरुण को धराशायी कर देता है, नीचे गिरा देता है, उसका शिकार कर देता है। क्योंकि पहाड़ी राजा था
तो पहाड़ों में वगैरह शिकार करने का आदी था। तो इससे क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि भैया एक बाण से इसने गरुड़ गिरा दिया जिसके पीछे हमारी सेना पूरी लगी है। तो इससे फिरोज शाह तुगलक बड़ा खुश होता है और इसको गरुड़ की उपाधि देता है और साथ में तराई भाबर क्षेत्र की जागीर भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, कैसे इसको गरुड़ की उपाधि मिली वो हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है कुमैया खिल्लत और रौंत भूमि। यह है नीलू कठायत के विषय में। देखिए नीलू कठायत मैंने आपको बताया ज्ञानचंद्र का क्या था, सेनापति था। इसने रोहिल्लाओं के खिलाफ बड़ा पराक्रम से युद्ध लड़ा और रोहिल्लाओं के आक्रमण को समाप्त कर दिया। इससे क्या हुआ, ज्ञानचंद्र बहुत ज्यादा क्या हो गया, खुश हुआ। ज्ञानचंद्र बहुत ज्यादा इससे खुश हुआ और जब इसने रोहिल्लाओं के आक्रमण को रोक के उनको भगा दिया तो ज्ञानचंद्र इससे इतना ज्यादा खुश हुआ कि ज्ञानचंद्र ने इसको किसकी उपाधि दी, कुमैया खिल्लत की। तो क्वेश्चन पूछेगा कुमैया खिल्लत की उपाधि किसको मिली, तो आंसर देंगे नीलू कठायत को ज्ञानचंद्र ने दी। दूसरी बात, इसी के साथ साथ इसने नीलू कठायत को रौंत भूमि भी दे दी। और रौंत भूमि होती क्या थी, युद्ध के क्षेत्र में जब कोई सिपाही बहुत बहादुरी से लड़ता था, अपने बहादुरी का परिचय देता था, तो राजा उसको क्या देता था, उसके बदले में रौंत भूमि दिया करता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन आगे क्या होता है, नीलू कठायत जब क्या होता है, जब दरबार के अंदर कोई व्यक्ति ज्यादा प्रसिद्ध होता है, उसका क्या होता है, तेजस्व फैलने लगता है, उसका वर्चस्व फैलने लगता है, तो उससे भी क्या होता है, जलन, अन्य मंत्रियों को जलन होने शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ, अन्य कुछ मंत्री थे जिन्होंने इसके खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, राजा के कान भरने शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं ज्ञानचंद्र भी इससे चिढ़ने लगा, क्योंकि जनता के बीच में प्रसिद्ध होते गया ज्ञानचंद्र से ज्यादा, इतना पराक्रमी राजा था। तो एक जो मंत्री हुए करते थे, इन्होंने जब नीलू कठायत के खिलाफ विद्रोह किया तो इससे इसकी रौंद भूमि वगैरह छीन ली गई। तो नीलू कठायत बड़ा क्रोधित हुआ, उसने एक मंत्री की हत्या कर दी। ठीक है, तो यही ज्ञानचंद्र को एक मौका मिला और ज्ञानचंद्र ने कहीं ना कहीं, ज्ञानचंद्र भी इससे चिढ़ने लगा था इसकी प्रसिद्धि से, तो ज्ञानचंद्र ने क्या करवा दी, इसकी हत्या करवा दी। किसने, ज्ञानचंद्र ने। तो जब ज्ञानचंद्र ने इसकी हत्या करवाई तो बहुत ज्यादा निंदा हुई इसकी, और इसी के साथ साथ नीलू कठायत के दो पुत्रों की आंखें भी क्या कर दी, फोड़ दी गई, उनको अंधा कर दिया गया। तो बहुत बुरा हुआ इस नीलू कठायत के साथ, जिससे पब्लिक को भी क्या हुआ, पब्लिक के बीच में रोष उत्पन्न हुआ कहीं ना कहीं। तो यहां पर फिर देखिए, यही नीलू कठायत का आगे चलकर हम तिरमल चंद वगैरह के विषय में पढ़ेंगे, तो इसी नीलू कठायत के वंश का एक कर्ण कठायत हमें वहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी किसकी थी, आपका ज्ञानचंद्र की और नीलू कठायत की। एक पॉइंट और है ज्ञानचंद्र के विषय में कि सेरा खड़कोट ताम्रपत्र, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र जो पिथौरागढ़ के क्षेत्र में पाया गया है, मिला है, वहां इसे राजाधिराज महाराज कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा किस चंद शासक को सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में राजाधिराज महाराज कहा गया है, आप आंसर देंगे ज्ञानचंद्र को। अब एक सेरा खड़कोट ताम्रपत्र है क्या इस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद्र और एक राजा हुआ करता था विजयबम, तो ज्ञानचंद्र और विजयबम के बीच संयुक्त भूमि संकल्प के बारे में लिखा गया है। मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह कुछ इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ होगा, तो उनके विषय में कहा गया है, और उस ताम्रपत्र में राजाधिराज महाराज कहा गया है ज्ञानचंद्र को, लेकिन विजयबम के विषय में ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये किसकी, कहां तक के राजा थे, ज्ञानचंद्र तक के। ठीक है दोस्तों, और अभय चंद्र के विषय के बाद क्या होगा, आपको एक एग्जैक्ट नॉलेज है, बढ़िया तरीके से आपको पता है कि आगे क्या चल रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे, देखिए आगे कुछ राजा और निकल के आएंगे। उसके बाद आपका एक राजा, ये फिर उद्यान चंद्र निकल कर आएगा, इसका एक पोता, जिसने इनको नीलू कठायत के जो पुत्र थे उनको अंधे कराने में उसने भी सहायता की थी, उद्यान चंद्र ने। लेकिन वो पश्चाताप की आग में चलेगा। कैसे वो पश्चाताप की आग में चलेगा और कैसे अपने को पश्चाताप, जो इसने नीलू कठायत के विषय का जो पश्चाताप, वो कैसे पश्चाताप करेगा, ये सब हम देखेंगे। भारती चंद्र, रत्नचंद्र, कीर्ति चंद्र, कल्याण चंद्र, रुद्र चंद्र, लक्ष्मी चंद्र, विजय चंद्र, तिलमन चंद्र, बाज बहादुर चंद्र, उद्योग चंद्र, तो काफी राजा हैं और मतलब बहुत पराक्रमी राजा हैं, और इनके विषय में आपको क्या होगा, पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा। एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं इसको बस एक कहानी की तरह सुन लीजिए, आराम से आपके दिमाग में पूरे फैक्ट बैठ जाएंगे, और इन्हीं फैक्टों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इक्विपमेंट खराब होने के बावजूद भी हमने एक नया तरीका निकाला है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आप एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।